हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस में जो मुख्य परीक्षा है उसके पेपर यानी जीएस पेपर 2 और प्रश्न पत्र 3 इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस पर आधारित ये थीम पर आधारित ये पेपर होगा पूरा। तो इसको हम एलेबरेट करते हैं कि इसमें और क्या क्या अंदर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ यूपीएससी ने दिया गया है कि भारतीय संविधान जिसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसका आपको ध्यान रखना है कि बुनियादी संरचना जो कि फंडामेंटल जिसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। ठीक है, संघ एवं राज्यों कार्य एवं उत्तरदायित्व यहाँ पे दिया गया है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर जगह यूपीएससी ने अगर कोई टॉपिक दिया है तो उसकी चुनौती के बारे में जरूर पूछा है, क्योंकि आप इस सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी है उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, है ना। उसमें क्या गुंजाइश है, जब तक आप उसकी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि उसमें क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो आप उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं। ठीक, इसीलिए यूपीएससी ने सिलेबस में डाला है कि आप चुनौतियों को जरूर पढ़िए, है ना। और क्वेश्चन भी आता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें जरूर पूछा जाएगा कि इसकी चुनौतियाँ क्या है और उसके समाधान क्या है, आपकी राय क्या है इसमें, है ना। जैसे आप मेंस के पेपर में क्वेश्चन में देखते होंगे, इसमें अगला दिया है कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, है ना। जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, शक्तियों का पृथक्करण कैसे है, न्यायपालिका विधायिका से अलग कैसे है, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, जो संस्थान होते हैं उनके बारे में दिया गया। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना। ठीक है, जो हमारा संविधान है इसकी अन्य देशों के साथ तुलना करके देखना है कि हमारा संविधान दूसरे देशों से कितना अलग है और क्या क्या चीज़ें हमें समानता देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम ब्रिटेन से तुलना करते हैं, अमेरिका से तुलना करते हैं, है ना, यूएसएसआर से तुलना करते हैं, जो कि अभी इस समय रूस है, तो उस समय यूएसएसआर था, तो उससे हम तुलना करते हैं। ठीक है, अब अगला दिया है कि संसद और राज्य विधायिका। ठीक है, जिसमें संरचना कैसे हुई है, इसकी कार्य क्या है, इनके कार्य संचालन प्रोसेस क्या है, शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार तथा इससे उत्पन्न होने वाले विषय। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि केंद्र और राज्य में बहुत सारे विवाद बने रहते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे विषय से बने रहते हैं, इसलिए चर्चा बना रहता है टॉपिक। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, इनकी संरचना कैसे है। ठीक है, संगठन और कार्य, इनके कार्य क्या है, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह। इसी टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रभावक समूह क्या भूमिका निभाते हैं समाज के निर्माण में या समाज के सहयोग के लिए, और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ना है। अगला टॉपिक है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता। ये स्पेशली आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी ने साफ साफ इसको टॉपिक डाला है पूरा कि आपको आरपी एक्ट की विशेषताएं हैं वो तो आपको पढ़नी ही है। आपको पता होना चाहिए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, कब इसे लागू किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान है और इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं और इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है ना। अगला टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। जहाँ कहीं आपको शक्तियाँ दिखेंगी, कार्य दिखेगा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कुछ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, इसलिए उत्तरदायित्व यहाँ पे दिया गया है। अगला है कि सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक संस्थाएं, जो जुडिशरी निकाय होते हैं, बॉडी होती हैं, जैसे प्राधिकरण, अधिकरण वगैरह, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अगला है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी देखना है। अगला है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ, स्वयं सहायता समूह यानी स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। यहाँ पे हम जो भी सोशल इशू होते हैं यहाँ पे उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है आपने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा सोशल जस्टिस, तो वहाँ पे हम सब टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे एनजीओज हैं, एसएचजी क्या भूमिका है समाज के निर्माण में, समाज में सहयोग करने के लिए। ठीक है, जो विभिन्न समूह है, प्रभावक समूह है, ये सब सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं, जिसे हम सामाजिक न्याय बोलते हैं। यहाँ पे केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जितनी स्कीम्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन योजनाओं की कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, क्या क्या तंत्र गठित किए गए हैं सरकार ने, कानून क्या बनाए हैं, विधि यानी कि कानून, संस्थान एवं निकाय, कौन कौन से निकाय हैं जो संवेदनशील वर्गों के लिए रक्षा करते हैं, उनका उनके लिए सोचते हैं। अगला है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, जो भी इससे संबंधित विषय रहेंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। इस सिलेबस को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये डेली लाइफ में देखेंगे
कि सिलेबस अगर आपके दिमाग में रहेगा, आपको सिलेबस की एक चीज़ याद रहेगी, तो आप इसे करंट अफेयर से जोड़ेंगे, जो भी आप स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं आप उससे भी जोड़ेंगे। जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड सोर्स ही रखने हैं और जो क्या एक फोकस होके आपको बिल्कुल फोकस स्टडी करनी है। जो टॉपिक है सिर्फ उसी पे कमांड रखनी है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बार बार दोहराना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज चला रहा हूँ। मैंने एक चीज़ और सोची है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी जो शॉर्ट मैं आपको 1 मिनट सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूँ और जल्दी ही हम उसे कंप्लीट कर सकें, ताकि कम से कम 10 से 15 ईयर्स यानी कि 10 to 15 ईयर्स हम क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें, यानी प्रीलिम्स और मेंस सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सिलेबस की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको और क्या पढ़ना है, गरीबी और भूख से संबंधित विषय पढ़ने हैं। ठीक है भाई, हम गवर्नेंस शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। यहाँ पे पारदर्शिता यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी कैसी है, कि महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पे हम ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे ये पढ़ेंगे। मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, यहाँ पे वो सब कुछ बताया गया जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि यूपीएससी आपसे चुनौतियाँ पूछ रही है, इनकी संभावनाएं क्या हो सकती है सुधारने की, है ना, सफलताएं क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। एवं नागरिक चार्टर, नागरिक के अधिकार क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला पूछा गया है कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका क्या है, क्यों सिविल सेवा लाई गई है ना, आपको पता होना चाहिए। आप सिविल सेवा करने जा रहे हैं, आपको जरूर से पता होना चाहिए कि सिविल सेवा की भूमिका क्या है। ये समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कैसे कार्य करते हैं, उनके लिए कैसे जरूरी योजनाएं लेके आते हैं, है ना, उन योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करवाते हैं, कैसे नीतियाँ बनाते हैं। तो सिविल सेवा की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वहीं से फिर IR की, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन। तो भारत एवं इसके पड़ोसी देश संबंध, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं इसके बारे में पढ़ना ही सिलेबस में हमारे दिया गया है। अगला दिया है कि द्विपक्षीय जो भी बायलैटरल हमारे संबंध होते हैं, है ना, जैसे कि भारत पाकिस्तान या फिर भारत बांग्लादेश या भारत नेपाल ये संबंध होते हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जैसे कि आसियान है ना, सार्क है, बिम्स्टेक है, SCO है ना, और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों के प्रभावित करने वाले करार, जो भी हम ट्रीटीज़ करते हैं ना, संधि करते हैं ना भारत दूसरे देशों के साथ में, करार भी कैसे भारत के हितों को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला है कि भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा अविकसित देशों की नीतियों तथा राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है राजनीति का, अगर विश्व में कोई परिवर्तन हो रहा है तो भारत पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला दिया गया है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पकड़ रखनी है। जो भी इनका निर्माण कब हुआ है, कब स्थापित हुई हैं, इसमें सदस्य देश कौन कौन है, कौन इसके मुख्य देश हैं, है ना, जैसे कि अपना UNSC है, UNO है ना, UNSC जो भी संस्था है भारत स्थायी सदस्य के लिए मांग कर रहा है, तो ये चर्चा बनी रहती है। ये IR में हम पढ़ते हैं देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, जितने भी मंच हैं यानी कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। और ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में जो भी संगठन के बारे में कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई चर्चा में रहता है तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि न्यूज़पेपर में जो भी संगठन का नाम आ रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि UPSC क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्योंकि चर्चा में इतने सारे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, सबसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो चर्चा में है किसी विवाद के कारण कुछ भी, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने देश शामिल हैं, इस देश में जितने भी, इस संगठन में जितने भी देश शामिल हैं दूसरे संगठन से कितने देश बराबर सामान मिल रहे हैं। अभी ASEAN से पूछ लिया था ऐसे ही, है ना, तो आपको यहाँ G20 दोनों को मिला के पूछ लिया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GS पेपर 3 यानी कि प्रश्न पत्र 4 इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, जब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।